जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के हम लोग फिर से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 266 क्वेश्चन से स्टार्ट करके 280 क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले यूथ कंपटीशन बुक से। अगर आप इसको नहीं देखें तो आप जरूर से देखिए, क्योंकि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर का है, हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 से, 266 नंबर से। 266 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर है 266 कि एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से द्वितीय कुंडलिन वैद्युत शक्ति का स्थानांतरण होता है। यानी जो कुंडलिन ट्रांसफार्मर का आपको कह रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड, देखिए हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, इसका जो ये इधर हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, इधर हो गया P2 सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरी कुंडलन वैद्युत शक्ति का स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से। ऑप्शन ए दिया है कि यांत्रिक रूप से होता है, बी ऑप्शन दिया है वैद्युत रूप से होता है, जो सी ऑप्शन दिया है कि विद्युत चुंबकीय रूप से होता है, और जो डी ऑप्शन दिया है कि भौतिक रूप से होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी एक ट्रांसफार्मर में जो होगा कि चुंबकीय रूप से होता है, मैग्नेटिक रूप से यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 266 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 267 नंबर पे। 267 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, साइड में जो दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि परिणामित्र के शून्य भार का शक्ति गुणक हो सकता है। यानी जो ट्रांसफार्मर है उस पे परिणामित्र के शून्य भार पे, नो लोड पे पावर फैक्टर क्या हो सकता है। तो देखिए नो लोड पे जो पावर फैक्टर होता है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया है, ए दिया है नियमन निकालने के लिए, यानी वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए, जो बी दिया है शक्ति गुणक के लिए, सी ऑप्शन दिया लौह हानियों के लिए, जो डी ऑप्शन दिया ताम्र हानियों के लिए। तो अगर बात करते हैं कि जो परिणामित्र के नो लोड की बात करता है, तो यहाँ पर नियमन वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड बटा के फुल लोड। तो यहाँ पे इसका कह सकते हैं कि शक्ति पावर फैक्टर से कोई रिलेटेड नहीं है, आयरन लॉस का भी कोई नहीं होगा, कॉपर का भी कोई नहीं होगा, लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा कि 267 का जो नियमन निकालने की विधि है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की विधि पे हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 268 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 268 नंबर को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। 268 नंबर 268 नंबर है कि भंवर धारा आदि अधिक महत्वपूर्ण होती है निम्नलिखित में। यानी भंवर धारा ईडी करंट किसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, एसी में होती है, डीसी में होती है, एसी डीसी दोनों में होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो ईडी करंट की बात करें तो वो दोनों में हो सकती है। ईडी करंट में जो होता है एसी और डीसी दोनों में होगा कि भंवर धारा किसमें महत्वपूर्ण होती है। तो एसी में भी हो सकता है, डीसी में हो सकता है, लेकिन आप तो कहेंगे कि एसी भी डीसी में कैसे होगा। तो देखिए ईडी करंट की बात कर रहा है तो ईडी करंट लॉसेस होता है, ये क्या है लॉसेस। फार्मूला अगर देखेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा bm और यहाँ से हो जाएगा bm स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी। ठीक है, अगर हिस्टेसिस पूछेगा तो हो जाएगा कांस्टेंट bm के पावर 1.6 एफ भी टी। यहाँ से टी तो नहीं होगा क्योंकि ये थिकनेस है, इसमें हिस्टेसिस में होता नहीं है। तो एसी में तो होगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन डीसी में आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए ईडी करंट जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि एसी डीसी दोनों में हो सकता है। कि कह रहा है कि भंवर धारा अधिक महत्वपूर्ण होती है, एसी डीसी दोनों में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 269 का। तो 268 का जो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था कि एसी डीसी दोनों में था। 269 नंबर पे चलिए 269, निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो जिधर टर्नों की संख्या ज्यादा होगा उधर कौन सी बाइंडिंग होगी। तो देखिए अगर जिधर ज्यादा होगा, यानी मानते हैं कि सेकेंडरी साइड ज्यादा होगा प्राइमरी साइड से, तो फिर कौन सा हो जाएगा, जब सेकेंडरी साइड यानी वोल्टेज क्या होगा V2 ग्रेटर देन V1 होगा, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो रहा है, देखिए ये प्राइमरी वोल्टेज V1, सेकेंडरी वोल्टेज V2, तो V2 ज्यादा हो रहा है। N1 क्या है, N1 जो है N2 ग्रेटर देन N1, यानी N2 भी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से जब N2 ज्यादा है तो यहाँ से कह सकते हैं कि कौन सा स्टेप अप वोल्टेज होगा, स्टेप अप वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज होगा, स्टेप अप वोल्टेज होगा। ठीक है, तो 269 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 269 का अगर देखेंगे तो स्टेप अप यानी उच्च वाइंडिंग की कर देंगे, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग का जो राइट ऑप्शन होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा 269 का। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 270 नंबर। 270 नंबर को पढ़िए और इसको सॉल्व करके बताइए। 270 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 270 नंबर क्या है कि उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज या इसके विपरीत एसी रूपांतरण करने का उपकरण को क्या कहते हैं। जब कह रहा है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जो उपकरण ट्रांसफर करता है उसको क्या कहते हैं, उसको बताना है। ठीक है, तो उच्च वोल्टेज से यानी कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च वाइंडिंग टर्नों की संख्या
क्वेश्चन नंबर 270 है कि उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज या इससे विपरीत एसी रूपांतरित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो जो उपकरण हम लोग प्रयोग करते हैं उसका उपकरण का नाम क्या होगा कि जो उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करेगा। तो 270 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कौन सा काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। जो हाई वोल्टेज वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना, करंट को बढ़ाना, करंट को घटाना, क्या कौन सा काम करेगा, ट्रांसफार्मर। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 271 नंबर 271 क्या दिया है कि रेट्रोगेसिव बाइंडिंग क्या है। देखिए रेट्रोगेसिव बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो बाइंडिंग हम लोग दो प्रकार की इसमें करते हैं, एक लैप बाइंडिंग और एक वेव बाइंडिंग। 271 का देखिए, एक होता है लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, दूसरी हम लोग बाइंडिंग करते हैं वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग की बात करते हैं इसमें दो टाइप से करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, दो टाइप से हम लोग बात करते हैं। जो लैप बाइंडिंग करेंगे इसमें दो टाइप से करेंगे, और जो वेव बाइंडिंग करेंगे इसमें दो टाइप से करेंगे। लैप बाइंडिंग में करेंगे कौन सा, जो लैप बाइंडिंग में बाइंडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लेक्स बाइंडिंग करते हैं, सिंप्लेक्स बाइंडिंग करते हैं। वेव बाइंडिंग की बात, इसमें जो लैप बाइंडिंग दूसरा डुप्लेक्स बाइंडिंग करते हैं, डुप्लेक्स बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। वेव बाइंडिंग दो प्रकार से करते हैं, एक रेट्रोगेसी होता है, रेट्रोगेसी बाइंडिंग, दूसरा जो होता है वो रेट्रोगेसी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये वेव बाइंडिंग का होता है। वेव बाइंडिंग जो करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं। जो लैप बाइंडिंग की बात करेंगे तो इसकी किसके लिए करेंगे, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए। तो ये लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का दोनों का आप डिफरेंस समझिए, अंतर समझिए किसके लिए करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग जब ट्रांसफार्मर करते हैं उसका पढ़ते हैं, जनरेटर का पीवी बराबर क्या होता था, 5ZNP फार्मूला था, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अपन 60, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। आप यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि बाइंडिंग का सवाल आ गया था तो हम लोग ने इसको देख लिया था। तो 271 नंबर का क्या हो जाएगा कि यह एक तरह की वेव बाइंडिंग होती है, जो रेट्रोगेसी बाइंडिंग होती है। रेट्रोगेसी किस प्रकार में आती है, वेव बाइंडिंग में। आपसे सिंप्लेक्स पूछे, डुप्लेक्स पूछे तो लैप बाइंडिंग में। लैप इसके लिए हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये हाई वोल्टेज लो करंट के लिए वेव हो गया, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग 200, यहाँ से 271 का जो राइट ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 272 को पढ़िए। 272 दिया है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी विद्युत प्रयुक्त करती है, यानी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कौन सा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उच्च भंवर धारा हानि। अब बी ऑप्शन दिया है उच्च हिस्टेसिस हानि, सी ऑप्शन दिया उच्च शक्ति गुणांक, जो डी ऑप्शन दिया उच्च प्राथमिक प्रतिरोध। तो देखिए जब भी आपको उद्देश्य को प्राप्त करना है तो अगर आप देखेंगे एडी करंट के लिए और हिस्टेसिस के, एडी के लिए जो फार्मूला भी हम लोग लिखे थे कांस्टेंट Bm²F²T²V। हिस्टेसिस का फार्मूला भी कांस्टेंट हो जाएगा Bm के पावर 1.6 FD, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एडी करंट अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बदलने से एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, हिस्टेसिस में कम है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस फार्मूले से देखेंगे कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी विद्युत प्रदान करती है, उच्च भंवर धारा आने के लिए, बी ऑप्शन दिया उच्च हिस्टेसिस आने के लिए, सी ऑप्शन दिया पावर फैक्टर के लिए, तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, डी ऑप्शन दिया उच्च प्राथमिक प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ से डी और सी जो हट जाएगा आपसे। अब उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए बात करा तो ईडी करंट के लिए मान सकते हैं, लेकिन उच्च यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ के यहाँ पे स्क्वायर के रूप में, एडी करंट स्क्वायर के रूप में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा 272 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 273 नंबर क्वेश्चन। 273 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करके बताइए। 273 क्वेश्चन नंबर 273 नंबर दिया है कि बिजली घरों जनरेटिंग स्टेशन में उच्च विभव पर विद्युत क्यों भेजा जाता है, यानी जो बिजली जहाँ से बिजली बनती है जनरेट होती है वहाँ पे कह रहा है कि उच्च जनरेट पर क्यों वोल्टेज को भेजा जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि वैद्युत उत्पादक यंत्रों में बोझ को कम करने के लिए, जो लोड होता है उसको कम करने के लिए, तो ऐसा हो नहीं। बी ऑप्शन दिया है कि संप्रेषण के दौरान ऊर्जा को क्षय न्यूनतम को कम करने के लिए, तो बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो करते हैं जहाँ से बिजली पावर
बिजली बनती है वहाँ पे अगर हाई वोल्टेज को भेजेंगे तो उसमें जो कुछ लॉसेस होगा वो कम होगा। तो बी ऑप्शन दिया है कि संप्रेषण के दौरान यानी ट्रांसमिशन के दौरान जो है ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए वहाँ से कम लॉसेस हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं हाई वोल्टेज को बिजली को भेजते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग डीसी को ट्रांसमिट करते हैं तो डीसी में भी थोड़ा सा क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि डीसी हम लोग को ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफर करेंगे तो डीसी भी बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 273 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 274 पढ़िए। 274 नंबर, हिस्टेसिस प्रदर्शित होती है यानी हिस्टेसिस लॉसेस क्या प्रदर्शित करती है आपको, हिस्टेसिस प्रदर्शित होती है। ऑप्शन ए दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ में, बी दिया है लौ चुंबकीय पदार्थ में, जो सी दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। तो हिस्टेसिस की बात कर रहा है तो हिस्टेसिस किसमें आपको कम प्रदर्शित होता है, लौ जो आयरन मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी बात कर रहा है, लौ चुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल कर सकते हैं, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल, इस चीज को याद रखिए। 274 का, तो 274 का जो होगा कि ऑप्शन जो बी दिया लौ चुंबकीय पदार्थ में, वहां पे हमारा हिस्टेसिस प्रदर्शित करती है। क्योंकि हिस्टेसिस लॉसेस अगर आप देखेंगे यहाँ से इस पे एच को रखते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो बनाते हैं हम लोग हिस्टेसिस लॉसेस, वह उसका जो बीएच कर्व का जो लूप होता है वह कितना होता है, छोटा होगा। अगर हार्ड का बनाएंगे तो एरिया उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें कि इस यहाँ पे जो बचता है इसको बचता है, यहाँ से जो बचता है उसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, यह कोरोसिव फोर्स होता है। दोनों चीज़ को याद रखिएगा। तो 274 को जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 275 नंबर। 275 नंबर को पढ़िए। किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में, किसी 3 फेज स्टार संयोजन वाले प्रतिरोध भार में प्रत्येक फेज पर प्रतिरोध 50 ओम है। यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए 200 वोल्ट पर आपूर्ति की जाए तो आवेशित शक्ति क्या होगी। चलिए देखिए, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व करके आप भी बताइए कि कितना आपका सही आ रहा है। 275 275 नंबर क्वेश्चन। 275 नंबर दिया है कि किसी 3 फेज स्टार संयोजन है, तो स्टार का संयोजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टार संयोजन करिए और यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन ये बोला है कि 3 फेज स्टार संयोजन में प्रतिरोध में यदि प्रत्येक फेज में प्रतिरोध 50 ओम है, सबका वैल्यू कितना दिया है 50 ओम दिया है, 50 ओम। अब बोल रहा है कि 50 ओम है। ठीक है, यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए, यानी कोई भी एक प्रतिरोध को हटा दीजिए, तो मान लीजिए अब इस प्रतिरोध को हटा देते हैं, बीच वाले को, इसको हटा देते हैं, प्रतिरोध को हटा देते हैं। यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए और 200 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो आवेशित शक्ति क्या होगी। यानी यहाँ से 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ रहे हैं, तब आवेशित शक्ति क्या होगी। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएगा, 50-50 100 में हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, आर की वैल्यू 100 में आ गई। यहाँ से वोल्टेज अगर करंट निकालना चाहेंगे तो V/R कर लेंगे, 200 बटा के आर की वैल्यू 100 हो गया, कट जाएगा कितना 2 एम्पियर करंट आ गई। तो आपसे क्या पूछा है कि आपूर्ति की जाए तो आवेशिक शक्ति क्या होगी, ये पूछा है आपसे कि आवेशिक शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से कितना होगा। ऑप्शन देखिए, पावर का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है I/R होता है। तो हम I का वैल्यू निकाल लिए, 2 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए, कितना है 100 ओम दिया है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 वाट आ गया, 400 वाट हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 275 का जो बी ऑप्शन होगा ये सही होगा। हम जो ऐसे लगाएं आप कैसे लगाएं उसको भी कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 276 276 नंबर पे, 276 276 नंबर को पढ़ के और उसको सॉल्व करिए। 276 नंबर 276 नंबर पढ़िए। बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली डिवाइस होती है। यानी बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली, जो बिजली घर में सप्लाई दी जाती है उसके वोल्टेज को प्रयोग करने के लिए लाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। यानी बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली, जो घर से सप्लाई की जाती है वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में जो लाई जाने वाली डिवाइस होती है वह ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। वही तो होता है कि बिजली घर से सप्लाई की जाती है, जो बिजली घर से लाइट आती है वोल्टेज को बढ़ाना घटाने का काम करता है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, बी हो जाएगा। 276 का जो बी होगा, 276 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिजली घर से हम लोग लाते सप्लाई के ट्रांसफार्मर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 277 277 नंबर।
277 नंबर को पढ़िए। एक एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? पावर को बढ़ा देना। एम्पलीफायर का काम क्या है? पावर को बढ़ा देना। कि एक प्रवर्धक की तुलना में एक ट्रांसफार्मर निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता। बी ऑप्शन दिया निर्गत धारा नहीं बढ़ा सकता। जो सी ऑप्शन दिया निर्गत वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता। जो डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो प्रवर्धक धारा की तुलना में एक ट्रांसफार्मर जो है निर्गत दक्षता को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वह धारा को तो बढ़ा सकता है, वोल्टेज को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन जो ए दिया है ये हो जाएगा कि निर्गत दक्षता को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 277 का जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है कि वह दक्षता को नहीं बढ़ा सकता ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 278 278 नंबर को पढ़िए। ट्रांसफार्मर कोट पटलों में इनामेल परत लेपित क्यों की जाती है? तो जो इनामेल हम लोग लेपित कर देते हैं उसके क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है पटलों को संरक्षण से रोकने के लिए। जो बी दिया है कि दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए। जो सी दिया है धारा हानि को कम करने के लिए। जो डी ऑप्शन दिया है सभी सत्य हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर में कोर पटलन पर इनामेल की परत लेपित करते हैं। तो कोर पर इनामेल इसलिए करते हैं कि ऑप्शन ए दिया पटलन को संरक्षण से रोकने के लिए। जो पतले पतले लेमिनेट कर देते हैं उसको क्या करते हैं? लॉसेस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। बी दिया है कि एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए। तो बिल्कुल ये भी सही है कि जो हम लोग लेमिनेट करते हैं तो एक दूसरे से कभी क्या शॉर्ट ना करे, उसलिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। बी भी सही है। सी दिया कि भावर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन उसीलिए ही करते हैं कि जो पतला पतला लेमिनेट करते हैं तो भावर धारा भी कम होती है। तो ये भी सही है। जो डी ऑप्शन दिया है वो भी सही है। यहाँ तो 278 का जो डी होगा कि तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए हुए सही है। क्वेश्चन नंबर 279 पे ये 279 पे ये क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए उत्तम होती है? तो जब भी 3 फेज 4 वायर के लिए आपसे पूछे कि 3 फेज 4 वायर, तो इसके लिए क्या होगा? संयोजन जो होगा आपको सेकेंडरी हमेशा किस में मिलना चाहिए? हमेशा स्टार में मिलना चाहिए, तभी आप 4 पॉइंट ले पाएंगे। तो डेल्टा टू स्टार संयोजन में ही आपसे मिलता है कि यहाँ से 4 ये आर वाई भी कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ से 4 वायर आर मिलेगा, वाई मिलेगा, बी मिलेगा, यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट यानी 3 फेज दिए 4 वायर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 279 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। डेल्टा से स्टार संयोजन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यानी डेल्टा टू स्टार संयोजन में लिखते हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 279 का जो डी ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। चलिए 280 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। ट्रांसफार्मर के किस भाग में 280 नंबर क्वेश्चन नंबर 280 को पढ़िए। 280 नंबर क्या दिया है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है आपको ये बताना है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए दिया बॉडी, बी ऑप्शन दिया क्रोड, सी ऑप्शन दिया वाइंडिंग और जो डी ऑप्शन दिया आयल। तो किस भाग में होती है कि ट्रांसफार्मर के किस में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बाइंडिंग में जो होती है सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं उसमें हम लोग सच में ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि जो ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करते हैं हम लोग लाइव बाइंडिंग करेंगे, वेव बाइंडिंग करेंगे, जो भी करेंगे तो उसके बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो 280 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि 280 का जो राइट ऑप्शन हो गया सी। तो अभी तक हम लोग ने 15 क्वेश्चन के सीरीज में 266 से लेकर 280 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो 280 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसको भी देखिए, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन का आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।